हाँ तो बच्चों, आज लेकर फिर से हम आए आपका प्यारा सा क्लास। बच्चों, आज के क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का मॉडल सेट को आज हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज का जो हमारा क्लास रहने वाला है उसमें साइंस के मॉडल सेट को हम लोग डिस्कस करेंगे। बच्चों, ये मॉडल सेट जेक के द्वारा जारी किया गया है। ये मॉडल सेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। ठीक है, तो जेक जैसे जैसे अपना मॉडल सेट जारी करते रहेगी, हम भी वैसे वैसे आपका क्या करेंगे, सारे सेट का सॉल्यूशन लाते रहेंगे। ठीक है, तो अभी एक सेट जारी किया गया है, तो उस एक सेट का हम सॉल्यूशन लेकर आए हैं। बच्चों, ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको जेक जो है वो एक ओवरव्यू दिया हुआ है कि आप समझिए कि आपको मेन एग्जाम में आपका किस टाइप का एक क्वेश्चन आने वाला है। ये आपका एक ओवरव्यू है। आप इस क्वेश्चन के पैटर्न को देख के आप इसी टाइप्स के क्वेश्चन को क्या करना है, आपको रिविजन करना है, ताकि आपके एग्जाम में बेहतर से बेहतर आप अपना परफॉर्म कर पाएँ। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि हमको अपने एग्जाम्स में बहुत बेहतर परफॉर्म करना है, बहुत बेहतर रिजल्ट लाना है, परसेंटेज लाना है, तो आपको इन सारे मॉडल सेट को क्या करना पड़ेगा, एक बेस बनाना पड़ेगा, अपना एक आधार बनाना पड़ेगा अपने स्टडी को लेकर। ठीक है ना, अपने नेक्स्ट टारगेट को लेकर। तो चलिए आज का क्लास हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। बच्चों, पहले हम क्लास स्टार्ट करने से पहले हम समझते हैं कि आखिर में पैटर्न क्या है हमारे एग्जाम्स का, कैसे कितने क्वेश्चंस आने वाले, कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले, कितने क्वेश्चन कितने मार्क्स के आने वाले। तो चलिए आज का हम लोग पहले पैटर्न समझते हैं। देखिए बच्चों, टोटल क्वेश्चन जो आने वाला है आपका, टोटल क्वेश्चन रहेगा 52 मार्क्स, 52 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला है। ठीक है, जिसमें आपका 1 मार्क्स क्वेश्चन रहेगा 30 क्वेश्चन रहेगा आपका 1 मार्क्स का, 6 क्वेश्चन रहेगा आपका 2 मार्क्स का, और 6 क्वेश्चन रहेगा आपका 3 मार्क्स का, एंड फर्दर 4 क्वेश्चन रहेगा आपका 5 मार्क्स का। ठीक है, ये सारे आपका मार्किंग सिस्टम हो गया। ठीक है ना, तो ये आपका कंपल्सरी रहेगा, आपको 30 का 30 बनाना है आपको। ठीक है ना, हर एक क्वेश्चन को आपको सोल्व करना है, MCQ बेस्ड रहेगा ये। तो चलिए आज का क्लास हम लोग क्या करते हैं, शुरू करते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन है आज का कि दांत का इनेमल किससे बना होता है। दांत का इनेमल, जो आपका दांत होता है, जो उसका ऊपर का जो परत होता है वो इनेमल, वो किसका बना होता है, उसको हम समझने वाले हैं। ठीक है, दांत का इनेमल, दांत का इनेमल। ठीक है, तो बच्चों दांत का जो इनेमल होता है वो कैल्शियम और फास्फोरस दोनों का बना होता है। ठीक है ना, और ये दोनों मिलकर हाइड्रोक्सी एपेटाइड बनाता है निर्माण। अगर हम इन दोनों के निर्माण का बात करेंगे तो निर्माण जो होता है वह कैल्शियम प्लस फास्फोरस, ठीक है, कैल्शियम और फास्फोरस का बना होता है, और ये दोनों मिलकर हाइड्रोक्सी एपेटाइड बनाता है, हाइड्रोक्सी एपेटाइड, हाइड्रोक्सी एपेटाइड बनाता है। ठीक है ना, ये जो हमारा दांत का इनेमल होता है ये मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ भी होता है। आपको सारे फैक्ट्स याद रखना है ना। ये क्या होता है, तो मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ, सबसे कठोर पदार्थ। ठीक है, तो मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ कौन होता है, दांत का इनेमल होता है। तो बताइए दांत का इनेमल किससे बना होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट या कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइड। तो देखिए हमें बताएं हाइड्रोक्सी एपेटाइड, तो क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइड। सारे जो आपका एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिया जाता है उन सारे पॉइंट को भी आपको नोट करना है। ठीक है ना, अपने नोट्स में। ठीक, आज का सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। आज का सेकेंड क्वेश्चन क्या है, आज का सेकेंड क्वेश्चन है कि 1 बिलियन कुचले हुए अंडों के छिलकों के साथ अभिक्रिया करके एक गैस बनाता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देती है। इस विलयन में शामिल है ए सॉल्यूशन रिएक्ट्स विथ क्रस्ट एग सेल टू गिव अ गैस दैट टर्न लाइम वाटर मिल्की। द सॉल्यूशन कंटेंस, ऑप्शन है आपका सोडियम क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, लिथियम क्लोराइड और आपका पोटेशियम क्लोराइड। आपको बताना है इसका क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए अब अंडा देखे होंगे, अंडा का जो ऊपरी परत होता है जो व्हाइट दिखता है, ठीक है ना, उसी का बोला गया कि वो अंडा का जो छिलका, वो अंडा का छिलका किसका बना होता है। अगर हम बात करेंगे अंडे के छिलके का, तो वो जो अंडे का छिलका होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। किसका बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का, CaCO3 किसका बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का। तो अंडे का जो छिलका बाहर वाला रहता है, जिसको आप खाते नहीं, उसको फेंक देते हैं। ठीक है ना, आप बॉईल करते हैं उसको फेंक देते हैं। वो जो आपका व्हाइट जो दिखता है वो कैल्शियम कार्बोनेट होता है। क्या होता है,
कैल्शियम कार्बोनेट। बोला गया है कि किसके साथ, कौन से किसके साथ अभिक्रिया करेगा कि जो चूना का पानी को क्या कर देगा, दूधिया कर देगा। अगर कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ अगर अभिक्रिया करता है, कैल्शियम कार्बोनेट हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करता है तो ये बनाता है कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बनाता है, कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड, साथ ही साथ कैल्शियम क्लोराइड प्लस वाटर बनता है। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो क्या करता है, चूने के पानी को दूधिया कर देता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट किसके साथ अभिक्रिया करके, तो वो करता है आपका हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके उच्च गलनांक वाला यौगिक बनाता है, तो यह यौगिक जल में भी घुलनशील है, यह तत्व है। बोला कि एक तत्व ऑक्सीजन के साथ, अब उस एलिमेंट्स का नाम बताना है जो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करने पर उच्च गलनांक तथा यौगिक बनाता है, तो यह यौगिक जल में भी घुलनशील, और वो जो यौगिक बनेगा वो जल में क्या होता है, घुलनशील होता है। तो उस तत्व का आपको क्या पूछा गया है, नाम पूछा गया है। An element reacts with oxygen to give a compound with high melting point. This compound is also soluble in water. This element is, बताना है आपको वो एलिमेंट्स का नाम क्या है। देखिए ये तो आपको तो पता है कि एक आपको क्या लेना है, ऑक्सीजन लेना है। ऑक्सीजन किसके साथ रिएक्शन करेगा, कैल्शियम, सिलिकॉन, कार्बन या आयरन के साथ। ठीक है, तो देखिए अगर ऑक्सीजन कैल्शियम के साथ अभिक्रिया करता है, किसके साथ अभिक्रिया करता है, कैल्शियम के साथ। कैल्शियम और ऑक्सीजन दोनों आपस में अभिक्रिया करके, कैल्शियम और ऑक्सीजन दोनों आपस में अभिक्रिया करके कैल्शियम ऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है, कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है ना, ये जो कैल्शियम ऑक्साइड जो है ये क्या होता है, वाटर सोल्यूबल होता है। और ये होता क्या है कैल्शियम ऑक्साइड, आप सुने होंगे बिना बुझा हुआ चूना। तो ये कैल्शियम ऑक्साइड भी आपका क्या है, बिना बुझा हुआ चूना ही है, बिना बुझा हुआ चूना। ठीक है ना, बिना बुझा हुआ चूना। फिर कैल्शियम ऑक्साइड को फर्दर अगर हम वाटर के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, बुझा हुआ चूना। जो आप घर में पचौड़ा करते हैं बाद में जो आपको चमकदार आता है घर में, वही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की वजह से ही आता है। ठीक है ना, तो क्या बनता है, कैल्शियम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके कैल्शियम ऑक्साइड बनाता है। और जो कैल्शियम ऑक्साइड को क्या कहा जाता है, तो बिना बुझा हुआ चूना भी क्या कहा जाता है। तो बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा आपका ए फॉर एप्पल यानी कि कैल्शियम। सही है। चलिए नेक्स्ट है आपका चौथा नंबर क्वेश्चन, मानव पुरुषों में यौवन की आयु क्या है। ठीक है ना, अब पवर्टी एज पूछा गया है, ह्यूमन का पवर्टी एज क्या होता है। तो देखिए ये वेरी कर सकता है एज, बट एक जो इसका कांस्टेंट एज माना गया है पवर्टी का, मानव ह्यूमन का, तो वो होता है आपका 12 से लेकर 14 वर्ष। इसमें क्या होता है कि अलग अलग, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, उसमें अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप करने लगता है, समझे ना। तो जैसे बच्चों में आपका मोछ वगैरह आना, दाढ़ी वगैरह आना, ये सारे थोड़ा क्या होता है आपका, ये कैरेक्टरिस्टिक्स आपको पवर्टी एज में देखने को मिलता है। लड़कियों में आपको कुछ कुछ अलग कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे कि आपका पीरियड्स का बात है, वो सारे अलग अलग आपको कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलेगा पवर्टी एज में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, जब हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को कॉपर सल्फेट के नीले घोल से गुजारा जाता है तो अवक्षेप का रंग कैसा होता है। देखिए हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को सल्फेट, कॉपर सल्फेट के साथ हमको क्या करना है, नीले घोल से गुजारा जाता है, तो अवक्षेप का रंग कैसा होता है। हाइड्रोजन सल्फाइड यानी H2S और कॉपर सल्फाइड CuSO4, दोनों को जब आपस में अभिक्रिया करा जाएगा, किसके साथ, तो नीले घोल से गुजारा जाता है। दोनों को नीले घोल से जब गुजारा जाएगा तो क्या बनेगा, इन दोनों को जब हम नीले घोल से गुजारते हैं तो बनता है आपका कॉपर सल्फाइड। क्या बनता है, कॉपर सल्फाइड बनता है। क्या बनता है, कॉपर सल्फाइड। ये जो कॉपर सल्फाइड होता है, ये जो आपका कौन है, कॉपर सल्फाइड, ये कॉपर सल्फाइड का जो रंग होता है, इसका रंग काला होता है। कैसा का रंग होता है, काला। ठीक है, तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। इसका जो अवक्षेप होगा, प्रिसिपिटेट होगा, वो आपका किस कलर का होगा, ब्लैक कलर का होगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, वो है आपका निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है। देखिए अब आपको समझना है फिजिकल चेंज क्या होता है, समझोगे ना। फिजिकल चेंज अब पूछा विच
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज होता क्या है, समझे ना। फिजिकल चेंज होता है, आपको समझना है कि फिजिकल चेंज होता क्या है, समझे ना। देखिए दो तरह का आपको रिएक्शन देखने को मिलेगा, एक फिजिकल चेंज होगा और एक आपका केमिकल चेंज होता है। दो तरह का चेंज देखने को मिलता है, एक भौतिक परिवर्तन और दूसरा क्या हो गया आपका केमिकल परिवर्तन। एक फिजिकल चेंज और एक हो गया आपका केमिकल चेंज। आप कैसे पकड़ पाइएगा समझिए थोड़ा सा केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज को। फिजिकल चेंज जिसको आप खुले आंख से देख सकते हैं भाई कि हाँ इसमें कोई परिवर्तन हुआ, बट केमिकल चेंज को आप खुले आंख से देख नहीं सकते हैं कि हाँ यहाँ पर कोई चेंजिंग हुआ। रिजल्ट आपको दिखेगा कि हाँ यहाँ चेंज हुआ, बट आप उसको आंख से होते हुए नहीं देख सकते, बट फिजिकल चेंज को आप देख सकते हैं। एक एग्जाम्पल देते हैं आपको। मान लीजिए आपके किसी के साथ लड़ाई हो गया, ठीक है ना, दोनों के बीच में पूरा एकदम फाटाफाटी हुआ। अब किसी एक दूसरे का नाक मुंह टूटा टूटी हो गया, समझे ना, तो वो जो आपका नाक टूट गया ना, वही आपका टूट गया, वही फिजिकल चेंज हो गया। उसके कुछ भौतिक परिवर्तन आ गया उसके कोई बॉडी में, तो वो आपका एक फिजिकल चेंज हो गया। बट केमिकल चेंज, आप बाराती में गए हैं, समझे ना, एकदम बाराती में गए, बढ़िया बढ़िया टेस्टी खाना मिला, हुमस के दवा खाएं, हुमस का पेट खराब हो गया आपका। अब वहाँ जो पेट खराब हुआ, वो अंदर के चीज़ें के वो जो रिएक्शन हुआ उसको आप देख नहीं पा रहे हो, ठीक है ना। वो जो चेंजिंग हुआ वो आपका कैसा हो जाएगा, आपका केमिकल चेंज हो गया। तो केमिकल चेंज जो हो रहा है उसको आप देख नहीं सकते, बट उसका रिजल्ट को देख सकते हैं आप, समझे। बट फिजिकल चेंज को आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, उसे ऑब्जर्व कर सकते हैं, उसको छू सकते हैं, सारा कुछ कर सकते हैं। क्लियर है। तो ये हो गया आपका फिजिकल चेंज, ये और केमिकल चेंज, दोनों का आपको समझ में आ गया डिफरेंस क्या होता है फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज में। तो पूछा गया इसका क्या होगा, बॉइलिंग ऑफ डिस्टिल्ड वाटर, कार्मेलाइजेशन ऑफ शुगर या डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका चीनी का कार्मेलाइजेशन, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। देखिए नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 7, फूल का मादा प्रजनन भाग होता है। अब देखिए फूल का मादा प्रजनन भाग, जो आपका जो फ्लावर्स होते हैं, द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पूछा गया है फ्लावर का। जो फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन कौन सा होता है। अगर हम बात करेंगे फूल के या फ्लावर के फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, तो वो होता है आपका स्टिग्मा, ओवरी और स्टाइल। कौन कौन सा होता है, वर्तिकाग्र, अंडाशय और वर्तिका, ठीक है। तो ये होता है आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ये सबका सब क्या आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, वर्तिकाग्र, अंडाशय और वर्तिका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। मानव नेत्र की फोकस दूरी में परिवर्तन किसके कारण होता है। अब आपको समझना है कि जो मानव नेत्र में फोकस दूरी में चेंज, जो फोकस डिस्टेंस में आपका जो फोकल लेंथ में जो आपका चेंजिंग आता है वो किसके कारण आता है। द चेंज इन फोकल लेंथ ह्यूमन आई इज काउज्ड ड्यू टू। ऑप्शन है आपका सिलियरी पेशियां, कॉर्निया, पुतली या आइरिस के कारण होता है, आपको बताना है। तो देखिए जो आपका फोकल लेंथ में जो आपका चेंज आता है वो एक्चुअल में आता है आपका सिलियरी मसल्स के कारण, सिलियरी मसल्स के कारण आता है। बाकी ऑप्शंस को हम लोग समझते हैं किसका क्या काम है। तो सिलियरी मसल्स का क्या काम हुआ, तो सिलियरी मसल का काम हुआ आपका फोकल लेंथ को चेंज करना, ठीक है ना। तो फोकल लेंथ चेंज करने का काम किसका हो गया, सिलियरी मसल का। आपको याद रखना है फोकल दूरी को परिवर्तन करता है, फोकस दूरी का क्या करता है, ये परिवर्तन करता है। कॉर्निया का क्या काम है, हमारे आंख में कॉर्निया का क्या काम है भाई, कॉर्निया का क्या काम है। तो कॉर्निया का है आपका जो हमारे आंख में जो प्रकाश का प्रवेश होता है वो कॉर्निया के माध्यम से होता है, प्रकाश का प्रवेश। तो प्रकाश का प्रवेश कहाँ से होता है, तो प्रकाश का प्रवेश जो होता है हमारे कॉर्निया से होता है, समझे ना। कहाँ से होता है, कॉर्निया से होता है। अब देखिए आइरिस और हम लोग क्या समझेंगे, पुतली। आइरिस क्या करता है, आइरिस जो होता है वो पुतली को क्या करता है, नियंत्रण करता है। और पुतली क्या करती है, पुतली जो होता है हमारे आंख में कितना प्रकाश क्या करेगा, प्रवेश करेगा, उसको नियंत्रण करता है। प्रकाश जो प्रवेश कर रहा है उसको नियंत्रण करता है, प्रवेश को नियंत्रण करता है, ज्यादा करना है या कम करना है ये करेगा, ठीक है ना। और आइरिस क्या करेगा, आइरिस क्या करेगा, पुतली को नियंत्रण करता है, ठीक है। तो बताइए मानव नेत्र की फोकस दूरी परिवर्तन किसके कारण होता है, फोकस दूरी परिवर्तन आइरिस के कारण होता है। नेक्स्ट, आकाश का नीला रंग किसके कारण होता है, आकाश का नीला रंग, जो आपका आकाश कभी कभी आपको नीला रंग का दिखाई पड़ता होगा वो किसके कारण, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का फैलाव या प्रकाश का विवर्तन, या फिर नेक्स्ट प्रकाश का प्रकीर्णन। तो द ब्लू कलर ऑफ द स्काई इज ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, डिस्पर्सन ऑफ लाइट, डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट या स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका प्रकाश का प्रकीर्णन, ऑप्शन नंबर डी।
तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण ही क्या करता है को जो हमारा आकाश होता है वो किस कलर का दिखाई पड़ता है आपको, ब्लू ब्लू दिखाई पड़ता है, ठीक है ना। अभी यहाँ पर बात करेंगे कौन सा कलर का वेवलेंथ के आधार पर, तो वो आपको बाद में हम लोग देख लेंगे उसको, ठीक है ना। अभी हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। लेंस की शक्ति -4.0 डायोप्टर होती है, लेंस की प्रकृति क्या है। अब आपको यहाँ लेंस से क्वेश्चन दिया गया है, बताना है किस तरह, उत्तल, समतल, प्लानो या उत्तल लेंस। देखिए अब आपको लेंस समझाते हैं आपको। देखिए लेंस, ये क्या है आपका लेंस, दो तरह का लेंस होता है आपका, एक होता है आपका अवतल लेंस, एक होता है आपका उत्तल लेंस। एक होता है आपका अवतल लेंस और दूसरा होता है क्या आपका उत्तल लेंस। अवतल यानी कि कॉनकेव लेंस, और ये हो गया आपका कन्वेक्स लेंस, कन्वेक्स लेंस, ठीक है। अवतल लेंस और उत्तल लेंस, कनकेव लेंस और कन्वेक्स लेंस। अगर दोनों का हम लोग पावर ऑफ लेंस का बात किया जाए कि क्या होता है, तो इसका जो पावर ऑफ लेंस होता है, पावर ऑफ लेंस, इस अवतल लेंस के पावर का क्या होता है, पॉजिटिव होता है या नेगेटिव, तो इसका जो पावर ऑफ लेंस होता है वो नेगेटिव होता है, और उत्तल लेंस का जो होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। इसमें होता है नेगेटिव, इसमें क्या होता है आपका पॉजिटिव। तो जितने भी अवतल लेंस होते हैं उसका क्या होता है, लेंस का जो क्षमता होता है वो नेगेटिव होता है, और उत्तल लेंस का जो क्षमता होता है वो क्या होता है आपका पॉजिटिव होता है। तो बताइए इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, आपको यहाँ मिल रहा है नेगेटिव है, यहाँ क्षमता क्या दिया हुआ है नेगेटिव, तो आप खुद से लगा सकते हैं आराम से, नेगेटिव किसका, अवतल का। तो बताइए कौन सा, ऑप्शन नंबर डी, मारिए आराम से, ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, डी, ठीक है। तो क्वेश्चन 10 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, मटर में एक शुद्ध लंबे पौधे टीटी को एक शुद्ध छोटे पौधे टीटी के साथ संक्रमित किया जाता है, तो F2 पीढ़ी में शुद्ध लंबे पौधे और शुद्ध छोटे पौधों का क्या बताना है आपको, अनुपात, रेशियो बताना है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1:1। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, एक वस्तु अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है, जिसकी फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है, वस्तु का आवर्धन क्या होगा। मैग्निफिकेशन निकालना है आपको, क्या निकालना है आपको, मैग्निफिकेशन। देखिए आपको अवतल दर्पण, अब दर्पण दो तरह का होता है, एक अवतल दर्पण और दूसरा हो गया आपका उत्तल दर्पण। देखिए हम दोनों बना लेते हैं पहले, ये हो गया आपका अवतल दर्पण, ये क्या हो गया आपका अवतल दर्पण, जिसका परावर्तक सतह क्या होता है, धसा होता है, उसे क्या कहते हैं, अवतल दर्पण। जिसका परावर्तक सतह उभरा रहता है उसे क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण। मान लीजिए कि इसके आगे कोई एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये जो ऑब्जेक्ट और आपका जो दर्पण के बीच का दूरी है वो कितना दे रखा है, तो ऑब्जेक्ट और दर्पण के बीच का जो दूरी है वो आपका है 20 सेंटीमीटर। कितना है आपका 20 सेंटीमीटर। अब मान लीजिए जो इसका फोकस दूरी है, यहाँ पर मान लीजिए फोकस बन रहा है, ठीक है ना, तो फोकस दूरी कितना है भाई, तो फोकस दूरी आपका 25 सेंटीमीटर। क्या आपका 25 सेंटीमीटर। पूछा है वस्तु का आवर्धन क्या होगा, मैग्निफिकेशन क्या होगा। आवर्धन क्या होता है, मैग्निफिकेशन क्या होता है, मैग्निफिकेशन बराबर होता है माइनस ऑफ वस्तु प्रतिबिंब की ऊंचाई, बटा वस्तु की ऊंचाई, या फिर हाँ प्रतिबिंब की ऊंचाई, या फिर क्या हो गया आपका वस्तु की ऊंचाई। आप ऐसे निकाल सकते हैं आराम से। तो देखते हैं हम लोग, या और साथ ही साथ वस्तु की दूरी बटा प्रतिबिंब की दूरी, दोनों फॉर्मूला से हम क्या कर सकते हैं, मैग्निफिकेशन निकाल सकते हैं। अब कैसे निकालेंगे इसको, दिया हुआ है मेरा पास क्या क्या दिया हुआ है, तो u दिया हुआ है -20 सेंटीमीटर, और f दिया हुआ है आपको कितना, f दिया हुआ है -25 सेंटीमीटर। हमको निकालना है पहले निकालेंगे हम लोग v, यानी कि प्रतिबिंब की दूरी क्या है। तो हम दर्पण सूत्र जानते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद कर लेना। दर्पण सूत्र क्या होता है, 1/f = 1/v + 1/u। ये मेरा क्या होता है, दर्पण सूत्र होता है। क्या होता है, दर्पण सूत्र। जो गिवन है सारी गिवन पॉइंट को आपको नोट करना है, बाकी जो नहीं दिया हुआ इसको निकाल लेना है, ठीक है। तो देखिए मेरे पास क्या क्या दिया हुआ है, 1/f = f तो दिया हुआ है, फोकस दूरी आपको दिया हुआ है, फोकस दूरी कितना देखा, -25 सेंटीमीटर। भी हमको नहीं पता है, और वही वस्तु का दूरी दे रखा है आपको कितना, -20। तो -20 को इधर लेते आएंगे, -25 + 120 = 1/v। यहाँ से निकल जाएगा आपका कितना, 100 - 4 + 5 = 1/f, यानी कितना हो जाएगा 1/100 v। देयरफॉर आपका v भी जो 100 आ गया, बट आपको पता है कि अवतल दर्पण में सभी का मान क्या होता है, नेगेटिव होता है।
यानी कि यहाँ प्रतिबिंब का भी वैल्यू जो होगा वो कैसा होगा आपका 100 नेगेटिव हो जाएगा, 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 100। कोई दिक्कत है नहीं। चलिए यानी कि अगर 100 आ गया तो बताइए, अब हम मैग्नीफिकेशन बराबर जानते हैं एम बराबर -v/u, तो आपको एम भी पता चल गया, वी भी पता चल गया, यू भी पता चल गया। देयरफॉर मैग्नीफिकेशन कितना निकल जाएगा माइनस ऑफ वी कितना आ गया आपका 100 माइनस, और आपका u कितना है -20 है, कटेगा कितना बार 5 बार में। देयरफॉर मैग्नीफिकेशन आ गया -5, कितना आ गया आपका 5। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन नंबर बी। 13 खाद्य जाल के लिए निम्नलिखित में से क्या सत्य है, आपको बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर फूड वेब। फूड वेब जो होता है वो क्या ऑप्शन दिया हुआ है आपका, प्रत्येक स्तर पर उपलब्ध ऊर्जा कम होती जाती है। हाँ बात सही है, आपका हर एक लेवल पर जो होता है वो एनर्जी कम होते जाता है, आपका कितना 10% कम होते चला जाता है। ऊर्जा विभिन्न स्तरों से होकर उत्तरोत्तर गति करती है। हाँ तो अलग अलग लेवल क्या करती है, वो लेवल स्तर पर आपको उत्तरोत्तर गति करती है, करेक्ट है। तो यानी कि दोनों ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। 14 क्या है, यदि किसी विशेष छोर से देखने पर परिनालिका में धारा की दिशा वामावर्त है तो परिनालिका का यह सिरा क्या होगा। देखिए अगर हम बात करेंगे मैग्नेट का, किसका बात करेंगे मैग्नेट का, तो मैग्नेट में 2 पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल होता है और क्या होता है आपका साउथ पोल। जो मैग्नेट के बाहर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होते हैं, विद्युत क्षेत्र, विद्युतीय मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो होती है वो नॉर्थ से निकल के साउथ में इंटर करती है। नॉर्थ से निकल के कहाँ इंटर करती है, साउथ में, ठीक है। ये कहाँ होता है, चुंबक के बाहर में। वहीं अगर हम बात करेंगे चुंबक के अंदर में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन क्या होता है, तो वो होता है नॉर्थ टू का साउथ टू क्या होता है, नॉर्थ, साउथ टू नॉर्थ, समझ आ गया। अगर मैग्नेट के बाहर बात किया जाएगा तो नॉर्थ टू साउथ, और मैग्नेट के अंदर में साउथ टू नॉर्थ, सही है ना। ये होता है डायरेक्शन। चलिए तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर है आपका नॉर्थ पोल, साउथ उत्तरी ध्रुव, पश्चिमी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव और पूर्वी ध्रुव। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका नॉर्थ पोल। क्या हो जाएगा, नॉर्थ पोल। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजक सर्किट में विद्युत शक्ति का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजक सर्किट में विद्युत शक्ति का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, बताइए विद्युत शक्ति का। अब इलेक्ट्रिक पावर का फॉर्मूला आपको पूछा है, कौन नहीं है। ऑप्शन है VI12/R, V²/R, ये V² है ना, आपको समझना है थोड़ा सा। ये आपका V²/R है और ये आपका I² × R है, I²R है, समझा गया ना। ये आपका 12/R है और ये आपका VI। बताइए इनमें से कौन नहीं है, तो पावर इज इक्वल टू, इसका जो कॉमन फॉर्मूला होता है पावर इज इक्वल टू होता है आपका V × I। क्या होता है, V × I। पावर इज इक्वल टू क्या होता है, V × I। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग हम क्या जानते हैं, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग होता है आपका V = IR। क्या होता है, V = तो एक फॉर्मूला हो गया ये। चलिए एक तो आपको पता चल गया, एक पता चल गया ना। हाँ नेक्स्ट आपको I, अगर V की जगह हम IR को रख दें, V की जगह किसको रख दें, IR को, तो नेक्स्ट पावर का फॉर्मूला निकल जाएगा I² R। क्या निकल जाएगा आपको, I² R। 2 पता चल गया। और क्या हो सकता है पावर का फॉर्मूला, अगर हम क्या करते हैं I के जगह V/R को रख दें, किसको रख दें, I के जगह V/R को, तो नेक्स्ट फॉर्मूला बन जाएगा V²/R। समझा गया ना। तो ये 3 पावर का फॉर्मूला होता है, V × I, I²R, V²/R। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कौन नहीं है, नहीं पूछा है भाई, नहीं है तो 12/R, ये कोई फॉर्मूला नहीं होता है पावर का। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, बी। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसका करेक्ट आंसर बी है। जलीय द्रव और लेंस के बीच का काला उद्घाटन क्या कहलाता है, द ब्लैक ओपनिंग बिटवीन द एक्वस ह्यूमर एंड द लेंस इज कॉल्ड। जो आपका आंख में जो करिका दिख रहा है ना बीचवा में, उसका बात पूछा गया है कि वो क्या है आपका, और लेंस के बीच का काला उद्घाटन क्या कहलाता है, क्या। तो बताइए काला उद्घाटन वही है आपका काला। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, आपको पूछे जलीय द्रव और लेंस के बीच का काला उद्घाटन क्या होगा, दृष्टिपटल, परितारिका, कॉर्निया या पुतली। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कौन सा, आइरिस। क्या हो जाएगा आपका, आइरिस, परितारिका। दृष्टिपटल क्या होता है, दृष्टिपटल जहाँ पर आपका प्रतिबिंब बनता है, यह इसका क्या काम है भाई, प्रतिबिंब, यानी कि इमेज बनाने का काम है, प्रतिबिंब। कॉर्निया का क्या है, प्रकाश यहाँ से क्या करता है, प्रवेश करता है, ठीक है ना। ये प्रकाश को क्या करता है, कंट्रोल करता है पुतली। तो ये तब पहले भी हम लोग देख लें। आज का इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, परितारिका। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं।
नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा गैस वसा और तेल युक्त खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक संग्रहित करने के लिए उपयोग की जाती है? तो इसका क्या करेक्ट आंसर होगा बताइए? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या नियॉन? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर सी। एक विद्युत जनरेटर परिवर्तित करता है। अब जनरेटर का बात किया जा रहा है। इलेक्ट्रिक जनरेटर जो होता है वो क्या से क्या बदलाता है, समझे ना? ऑप्शन है आपका विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, या यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। तो जो आपका जनरेटर होता है वो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में बदलने का काम करता है, ठीक है ना? तो जनरेटर, अगर हम जनरेटर का बात करें, इलेक्ट्रिक जनरेटर का, तो इलेक्ट्रिक जनरेटर क्या करता है? इलेक्ट्रिक जनरेटर मैकेनिकल एनर्जी को किसमें बदल देता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल देता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल देता है। वहीं अगर हम बात करेंगे मोटर का, किसका बात करेंगे? मोटर का। तो मोटर क्या करता है भाई? तो मोटर जो होता है वो इलेक्ट्रिक एनर्जी को किसमें बदल देता है? मैकेनिकल एनर्जी में बदल देता है, ठीक है? जनरेटर मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिक, मोटर इलेक्ट्रिक एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, मैकेनिकल एनर्जी इंटू करेक्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, सही है। सामान्य दृष्टि वाले एक युवा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, सामान्य दृष्टि वाले एक युवा वयस्क के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितना होता है? अगर हमको डिस्टिंक्ट विजन के लिए डिस्टेंस पूछा गया है कि लिस्ट डिस्टेंस कितना होता है, अगर हमको क्लियर देखने के लिए एक एडल्ट के लिए तो वो जो दूरी होता है 25 सेंटीमीटर होता है, 25 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। ये 25 सेंटीमीटर तक अगर आपका कोई सामान रखा हुआ है तो वो आपको क्या दिखेगा? क्लियर दिखेगा। मानो आंख किसी वस्तु का प्रतिबिंब अपने कहाँ बनाता है? अभी हमको बताएं, देखिए वह बताए थे कि मानो का आंख में प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है। अगर हम बात करेंगे मानो आंख में प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, तो वो आपका कहाँ पर है? देखिए हम सबसे पहले बताते हैं कि सबका काम क्या क्या है। रेटिना का काम क्या है? रेटिना और कॉर्निया, पुतली और परितारिका। रेटिना यहाँ पर बनता है आपका प्रतिबिंब। कॉर्निया का क्या है? प्रकाश का प्रवेश। प्रकाश का प्रवेश कहाँ से होता है? यहाँ से होता है। पुतली क्या करती है? तो पुतली के प्रकाश का जो प्रवेश कर रहा है उसको नियंत्रण करता है, प्रकाश के प्रवेश को नियंत्रण करता है। वहीं अगर परितारिका को पूछे तो पुतली को क्या करता है? नियंत्रण करता है, पुतली को नियंत्रण करता है। तो बताइए तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो रेटिना में बनता है, ऑप्शन नंबर ए। समझ आ गया ना? देखिए एक क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादक का उदाहरण है? अब उत्पादक प्रोड्यूसर का एग्जाम्पल पूछा है, घास, सूर्य की ओस वाला पौधा या गाय या जीवाणु। तो आपको अगर प्रोड्यूसर का अगर एग्जाम्पल पूछा है तो वो बेस्ट एग्जाम्पल आपका कौन सा है? घास, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना? घास। पौधों में से परिपक्व पत्तियों और फलों का गिरना, हाँ कैसे गिरता है? पौधों से परिपक्व पत्तियों और फलों का गिरना वो किसके कारण होता है? किस हार्मोन्स के कारण होता है? देखिए पेड़ पौधों में भी कई हार्मोन्स पाए जाते हैं जिसका अलग अलग रोल होता है, ठीक है ना? यहाँ देखिए ऑक्सीन हार्मोन जो होता है, ऑक्सीन हार्मोन क्या करता है? ये पेड़ पौधों के ग्रोथ को क्या करता है? कंट्रोल करता है, ठीक है ना? ग्रोथ को, यानी कि उसमें जो वृद्धि होता है उसको कंट्रोल किसका काम है? तो वो ऑक्सीन हार्मोन्स का काम होता है। साइटोकाइनिन का अगर हम बात करेंगे, साइटोकाइनिन हार्मोन्स का क्या काम है? साइटोकाइनिन हार्मोन्स का है सेल डिवीजन करने का काम होता है, कोशिका विभाजन का काम होता है इसका, कोशिका विभाजन का काम होता है। एब्सिसिक अम्ल का बात करेंगे तो वो एसिड होता है जो जहां से आपका इसी एसिड के कारण जो पत्ता या फिर फल क्या करता है? पेड़ से नीचे गिरता है। पत्ता एंड फल क्या करता है? नीचे गिरता है। कौन सा? किस एसिड के कारण? एब्सिसिक एसिड के कारण। जिब्रेलिन क्या करता है? पेड़ पौधे का जो डेवलपमेंट होता है या फिर ग्रोथ होता है उसको कंट्रोल करता है। डेवलपमेंट एंड ग्रोथ को क्या करता है? ये कंट्रोल करता है, यानी कि वृद्धि और विकास को क्या करता है? कंट्रोल करता है, विकास और वृद्धि को। तो विकास और वृद्धि को कंट्रोल कौन करता है? जिब्रेलिन करता है। तो बताइए वृद्धि, कोशिका विभाजन, पत्ता एंड फल गिरना, डेवलपमेंट, ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? पूछा है पत्ता और फल क्यों गिरता है, तो क्यों गिरता है? एब्सिसिक एसिड के कारण गिरता है, इसी का तो काम है ये। तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, शरीर का वो भाग जो तंत्रिका तंत्र से भेजे गए निर्देशों पर प्रतिक्रिया करता है उसे कहते हैं। ए पार्ट ऑफ द बॉडी विच रिस्पॉन्ड टू द इंस्ट्रक्शन ऑफ सेंड फ्रॉम नर्वस सिस्टम विच इफेक्टर, नर्वस या फिर मसल्स या फिर रिसेप्टर, कौन सा करेक्ट आंसर होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका इफेक्टर, प्रभावक होता है। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है? कौन सा रेफ्रिजरेंट ओजोन परत के क्षरण के लिए जिम्मेदार है? रेफ्रिजरेंट का नाम पूछा है जो ओजोन लेयर को क्या कर रहा है? डिप्लेशन कर रहा है। तो बताइए रेफ्रिजरेंट का हम
दो चार रेफ्रिजरेटर का हम क्या कर रहे हैं, आपको नाम देते हैं रेफ्रिजरेंट, रेफ्रिजरेंट रेफ्रिजरेंट। जैसे आपका हो गया एक CFC हो गया, ठीक है ना, HCFC हो गया, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया, HFC हो गया, और ये सारे क्या है मेरा रेफ्रिजरेंट है, जो क्या कर रहा है, ओजोन परत को क्षरण कर रहा है, ठीक है ना। तो FCC, CFC, CCF, तो ठीक है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, CFC, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन जल के साथ अधिक अभिक्रियाशील है, तो बताइए, इसे बताया कौन जल के साथ ज्यादा अभिक्रियाशील है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम या लोहा। तो बताइए बच्चों, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सोडियम। तो जल के साथ सबसे ज्यादा इफेक्टिव या फिर ज्यादा रिएक्टिव कौन होता है, तो वो होता है आपका सोडियम। नेक्स्ट है आपका CH3CH2CHO का नाम क्या है। इस यौगिक का नाम पूछा है, इस कंपाउंड का नाम पूछा है, आपको इस कंपाउंड का क्या बताना है, नाम बताना है। देखिए आपको थोड़ा समझना है, यहाँ ये क्या हो गया आपका इथेनॉल, ये क्या आपका इथेनॉल, और ये होगा इथेनॉल, ये हो गया प्रोपेनॉल, और ये क्या हो गया आपका प्रोपेनॉल, एक ही चीज है। देखिए CH3CH2CHO, ठीक है, ये हो गया आपका प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल हो गया। और अगर हम इथेनॉल का बात करेंगे CH3CHO, ठीक है ना, दो बार CH3CHO, ये मेरा क्या हो गया एथेनॉल हो गया। तो बताइए इसमें करेक्ट आंसर क्या है मेरा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा CH3CH2CHO पूछा गया है, तो ये प्रोपेनॉल हो गया। अगर 3 कार्बन रहेगा तो प्रोपेन हो जाएगा, 2 रहेगा तो इथेनॉल, और 1 रहेगा तो मिथेनॉल कहलाता है ना, मिथ हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा रहेगा, ऑप्शन नंबर डी, प्रोपेनॉल। अभिक्रिया C6H12O6+O2 जब आपस में अभिक्रिया करेगा तो क्या बना रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। तो ऊर्जा की पहचान कीजिए, किस प्रकार का ऊर्जा है, यहाँ पर अपघटन हो रहा है, या फिर आपका ऊष्माक्षेपी हो रहा है, या फिर ऊष्मा शोषी हो रहा है, या फिर आपका क्या हो रहा है, विस्थापन हो रहा है, ठीक है ना। तो क्या हो रहा है सो बताना आपका। तो बताइए इसका क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा, डिकम्पोजिशन, एक्सोथर्मिक, इंडोथर्मिक या डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो देखिए अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर ऊर्जा निकल रहा है, एनर्जी निकल रहा है, हीट निकल रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर आपको देखिए अपघटन, डिकम्पोजिशन का अगर हम बात करेंगे, जैसे फेरस सल्फेट जो होता है वो क्या करता है, टूट जाता है। जब अपघटन मतलब क्या होगा, डिकम्पोजिशन मतलब क्या होता है, जब एक आपका रिएक्टेंट जो है टूट कर 2 या 2 से अधिक टूट कर प्रोडक्ट का निर्माण करता है, वही आपका क्या हो जाता है, अपघटन कहलाता है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया वैसे कहूँ जब वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिस अभिक्रिया में क्या करता है, आपको उत्पाद के साथ साथ आपको उष्मा भी निकलता है, उसे क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी। जब उष्मा का अवशोषण होता है तो उष्मा शोषी कहलाता है। विस्थापन, जब एक रिएक्टेंट दूसरे रिएक्टेंट को क्या करता है, विस्थापन कर देता है, तो वह विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, एक न्यूरॉन के भीतर सूचना कैसे प्रवाहित होता है। अगर हम एक न्यूरॉन का अंदर अगर देखेंगे कि इंफॉर्मेशन का ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है, तो सबसे पहले जो होता है वो डेंड्राइट में जाता है। कहा जाता है आपका डेंड्राइट में, डेंड्राइट के बाद हमारे जाता है सेल बॉडी में, डेंड्राइट के बाद सेल बॉडी। देखिए डेंड्राइट के बाद जाता है आपका सेल बॉडी, सेल बॉडी के बाद जाता है आपका एक्सोन, एक्सोन के बाद कहाँ जाता है आपका नर्व इंड में जाता है, नर्व इंड में जाता है, नर्व इंडिंग। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। 28 29 से आपका 3 आर जो हमें दीर्घकालिक उपयोग के लिए प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण में मदद करेंगे, वे क्या है। तो बच्चा सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता होगा तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और बाकी दोस्तों के साथ भी आपको क्या करना है, शेयर करना है, पूरा दबा के शेयर कीजिए एकदम। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 3R। आप पढ़े होंगे 3R, 3R का मतलब क्या है, 3R का मतलब है, एक है आपका रेड्यूस, एक है आपका रिसाइकल, और एक आपका क्या है रीयूज, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, रेड्यूस, रिसाइकल, रीयूज, ऑप्शन नंबर डी। बच्चों आज का लास्ट सवाल और आखिरी सवाल, आज हम लोग का ओनली एमसीक्यू रहने वाला है। तो आज का लास्ट क्वेश्चन है आपका, रंध्र छिद्र का खुलना और बंद होना इस
पर निर्भर करता है? बताइए, ये किस पर निर्भर करता है कि द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द एस्टोमेटल पोर डिपेंड अपॉन ऑक्सीजन, तापमान, द्वार कोशिकाओं में जल, कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका द्वार कोशिकाओं में जल, यानी कि वाटर इन द गॉड सेल्स। यही क्या करता है, रंध्र छिद्र का खुलना और बंद होना, इसी पर आपका निर्भर करता है। जब आपको पेड़ पौधों को कार्बन डाइऑक्साइड का जरूरत नहीं पड़ता है तो ये छिद्र को क्या करता है, इस रंध्र को जो आपका है, इस रंध्र को बंद कर दिया जाता है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। बच्चों, अगर हमारी क्लास अच्छा लगता होगा तो आपको क्या करना है, हमारे वीडियो को लाइक करना है, हमारे चैनल को शेयर करना है, दबा के शेयर करना है। इस तरह का आपको बहुत सारे वीडियो हमारे आने वाले हैं। जितने भी मॉडल सेट सरकार जैसे जेक द्वारा जैसे जैसे जारी किया जाएगा, उन सारी वीडियो का हम लोग मॉडल सेट का सॉल्यूशन हम लोग क्या करेंगे, लेते आएंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू।